हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्या हाल चाल हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का। जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र राज्य के विचार कैसे आए, उनके बारे में चर्चा करने वाले। यहाँ पर दो थीम आएगी, दो नहीं तीन थीम आएगी, जैसे स्वतंत्रता पर चर्चा, समानता पर चर्चा और बंधुत्व क्या है। इन सभी विषयों को जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये क्लास अगर आप पूरा आप देखते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 1 से 2 नंबर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और जो मॉडल पेपर आया था 2026 का, वो डिट्टो प्रश्न यहीं से बने हुए। चलो देर ना करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में लगेगा कि हम आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। केवल जो है पढ़ाई पे फोकस करते रहना, क्योंकि पेन टैप पे चल रहा है अपना क्लास, थोड़ा सा है ना। हम नहीं दिखाई देंगे, हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कंटेंट, राइट। चलो, सबसे पहली बात है, चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्र राज्य की भावना। यानी राष्ट्र की भावना, इसकी चर्चा थोड़ा सा हम करने वाले। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, फ्रांसीसी क्रांति क्या है, ये सारी बातें क्लास 9th में आप पढ़ चुके। लेकिन हम एक बार जो है आपको रिकॉल जरूर कराएंगे, जिससे आपका जो है कॉन्फिडेंस जो है हाई रहे ना, किसी चीज़ की परेशानी आपको ना। पहली बात आता है कि राष्ट्रवाद क्या है, क्या होता है राष्ट्रवाद। अगर मैं प्रश्न करूं कि राष्ट्रवाद क्या है, क्या कहोगे आप राष्ट्रवाद। आप कहोगे सर राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। आपने कहा था कभी कि राष्ट्र मीन्स होता है देश। राष्ट्र क्या होता है, देश। और हमने आपको बताया था वाद जहां पर लगेगा उसी की बात होगी। यानी अब बात किसकी होगी, देश की बात होगी। किसकी होगी, देश की बात होगी। क्या राजा की बात होगी, क्या शासक की बात होगी, नहीं, देश की बात होगी। यानी अब जो है, जो राष्ट्र के लोग हैं वो किसकी बात करेंगे, अपने देश की बात करेंगे। यानी अपने देश से प्रेम करेंगे, देश से प्रेम करेंगे कि देश में शासन करने वाले आएंगे जाएंगे, लेकिन देश वही रहेगा। लोग देश से अपने प्यार करने लगे। लेकिन ये है क्या, टेक्निकली इसमें जो है क्या फीचर्स, क्या बेस्ट है, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। राष्ट्र होता क्या, राष्ट्र क्या होता है, तो राष्ट्र को बताने के लिए एक बहुत ही बेहतर जो है, आप देखेंगे अर्नेस्ट रेनर के अनुसार कहते हैं कि लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा और अतीत के समान गौरव और वर्तमान में समान इच्छा प्रकट करें सभी व्यक्ति। यानी उस देश के, उस क्षेत्र के सभी व्यक्ति लंबे प्रयास के बावजूद और लंबे त्याग और निष्ठा के साथ और अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए अतीत को गौरवपूर्ण फील करें, है ना। और सबका जो है एक समान इच्छा हो। जैसे हम अपने देश के जो देशभक्त, जो हमारे जो है देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको हम बेहतर तरीके से उनके बारे में हमारी निष्ठा है, वैसी धारणा है केवल मेरे अंदर ही नहीं, मेरे देश के हर व्यक्ति के अंदर। अगर मैं एग्जाम्पल ले भगत सिंह, तो भगत सिंह के बारे में जितनी हमारी निष्ठा है उनके तहत, उतनी ही निष्ठा हर व्यक्ति के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को जितना हम जो है बेहतर तरीके से समझते जानते हैं, जितना जो है लगाव है, उतना ही लगाव मेरे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक की जो है साथ है। अगर मैं बात करूं सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितनी मेरी निष्ठा है, उतना जो है मेरे देश के हर व्यक्ति की निष्ठा। यानी हमारे जो अतीत है, अतीत को जो है हम देखते हैं, अपने पुराने इतिहास को देखते हैं, इतिहास को पढ़ करके समझ करके हम गौरवान्वित होते। जब कहते हैं कि अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो इस देश के काम न आए वो बेकार जवान, राइट। तो हमारा जो है सबका, हमारे देश के सभी नागरिकों का जो है एक मत, राइट।
तो राष्ट्र का मतलब है कि अब हम जो है अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने संस्कृति को भी जो है ध्यान में रखते हुए गौरवपूर्ण अनुभव करेंगे। ठीक है, यानी राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज और इतिहास आदि के साझा होने के कारण आपस में जुड़े हुए हैं, जिनका एक साझी पहचान है, जिसके अंदर मनोवैज्ञानिक सद्भाव विकसित होते। जैसा कि हमने कहा कि साझी, महात्मा गांधी हम सब के, चंद्रशेखर आजाद हम सब के, भगत सिंह हम सब के, हमारी साझी विरासत जो है, राइट। चल, तो राष्ट्र समझ गए कि एक क्षेत्र में रह रहे सभी लोग जो है जब अपने क्षेत्र को बेहतर करने के लिए और अपने क्षेत्र के अतीत को जो है समान रूप से गौरवान्वित करते हैं, तो ऐसे क्षेत्र को हम जो है राष्ट्र, राष्ट्र केवल जो है भूमि का टुकड़ा नहीं है, इवन है क्या, हमारी संस्कृति की जागृति भी। अब देखेंगे राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र के बारे में क्यों सोचना। तो राष्ट्रवाद एक आधुनिक राजनीतिक जागृति, आधुनिक विश्व की बात अगर हम कहें कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में आप देखोगे कि आप अब राजा का, सामंती व्यवस्था का शासन नहीं रहा। अब लोग जो है राजा के प्रति, शासक के प्रति अपनी निष्ठा कम रखते हैं, देश के प्रति ज्यादा, राइट। तो हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है। इस विचारधारा को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो आधुनिक विश्व की जो भी राजनीतिक व्यवस्था है, जो जागृति है, उसका परिणाम, राइट। आगे बढ़ते हैं। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक है। यानी एक ऐसी भावना है, एक ऐसी फीलिंग है, देश के प्रेम के प्रति एक ऐसी फीलिंग है जो किसी देश के, किसी क्षेत्र के भौगोलिक, ये क्षेत्र किसका है, कहेंगे भैया क्षेत्र हमारा है। एक बात बताओ, अगर हम बात कहें कि भैया ये देश किसका है, आप भी कहोगे देश मेरा है, आप तीसरा जो होगा वो भी कहेगा देश मेरा है, दूसरा जो होगा वो भी कहेगा देश मेरा है। यानी इसमें एक मत है, देश किसका है, देश मेरा है। यानी भौगोलिक की बात करें, जमीन की बात करें, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर अगर भारत का अभिन्न हिस्सा है तो जम्मू किसका है, सबका। ये एक मत हो गया। सांस्कृतिक बात है, हमारा जो कल्चर, कल्चर किसका, हमारा। हमारे समाज में रह रहे जितने भी लोग हैं, सबके बीच में एकता का वाहक जो बनता है, इसके बारे के साथ बनता है, राष्ट्रवाद के साथ बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है पिक्चर है, यहाँ से प्रश्न आते भी हैं, कभी कभी जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछे भी गए हैं, यूपी बोर्ड में भी पूछे गए हैं कि आखिर ये जो है कौन थे, राइट। ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग को बनाने वाले फ्रेडरिक सॉरियो हैं। फ्रेडरिक सॉरियो जो है एक फ्रांसीसी कलाकार है, एक फ्रांसीसी कलाकार है, एक फ्रांसीसी कलाकार हैं। इन्होंने जो है एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग बनाई कब बनाई, 1848। 1848 में एक पेंटिंग बनाई। कौन से कलाकार हैं, फ्रांसीसी कलाकार हैं, फ्रांस के कलाकार हैं। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, उनका नाम है फ्रेडरिक सॉरियो। यही बात हम जानेंगे आगे बढ़ते। इन्होंने जो पेंटिंग बनाई वो कैसा रहा, कल्पना, कल्पनाओं से भरा हुआ। कैसा रहा, कल्पनाओं से भरा हुआ, है ना, कल्पनाओं से भरा हुआ। और उसको कहा गया कि ये जो है पेंटिंग जो दिख रही है ना, ये केवल कल्पना दर्शन है, केवल ये कल्पना को बताती है कि ये कल्पना किया। अब कल्पना दर्शन होता क्या है, यूटोपिया कहते हैं। तो यूटोपिया का मतलब है कि एक ऐसे समाज की परिकल्पना करना जो इतना आदर्श हो, उसका कोई जो है इतना आदर्श हो, उसको साकार होने की कोई उम्मीद ना हो। जैसे अगर हम कहें कि आप छात्र हो, छात्र हो, मैं मानूं कि छात्र हो तो एकदम पंचुअल होंगे, है ना, टाइम से डेली उठ जाते होंगे, डेली टाइम से सो जाते होंगे, पढ़ने के सिवाय आप कुछ नहीं जानते हो। क्या ऐसा संभव है, बोलो। हमारे जो पुराण है, जो हमारे किताब बुकें हैं, वहाँ पर लिखा है
विद्यार्थी के लक्षण की का विशेषता वकोद्यानम स्वान निद्रा तथेचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सारे लक्षण निहित हैं। तो कहेंगे सर ऐसा संभव नहीं है, हम फोन देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, है ना। यानी कल्पना दर्शन, कल्पना करना, उसको जो है जमीन पर उतारना, रियल में देखना बिल्कुल असंभव लगता है। तो ये जो है, जो फ्रेडरिक सॉरियो द्वारा चित्र बनाया गया है, एक कल्पनाओं से भरा हुआ है। कल्पनाओं से भरा हुआ था तो इसको कहा गया यूटोपिया, यानी कल्पना दर्शन कहा गया। उसको साकार होने की कोई उम्मीद नहीं। आगे बढ़ते, अब आप देखोगे कि इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है, क्या क्या कहाँ कहाँ। देखो ये प्रतिमा जो बना हुआ है, ये जो प्रतिमा है, इसको कहा गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा गया। क्या कहा गया? स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा गया, यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा कहा गया। किसकी प्रतिमा? स्वतंत्रता की प्रतिमा। मेरे पीछे देख रहे होंगे ना, इस पेंटिंग है स्वतंत्रता की प्रतिमा। यहाँ से देखिए, ये जो प्रतिमा है इसको कहा गया स्वतंत्रता की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा? स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्रता की प्रतिमा भैया यहाँ पर दिखाई दे गई। इसके एक हाथ में आप देखोगे, एक हाथ में मसाल है। कैसी मसाल है? ज्ञानोदय की मसाल। किसकी मसाल है? ज्ञानोदय की, ज्ञानोदय की मशाल, ज्ञानोदय की मसाल है। और दूसरे हाथ में व्यक्ति के अधिकार पत्र है। अधिकार पत्र है, व्यक्ति के क्या है? अधिकार पत्र है। और जो कलाकार थे उस समय के, जो कलाकार थे वो स्वतंत्रता को जो है एक महिला के रूप में प्रस्तुत करते थे। इसको जो है आप देखोगे अलग अलग जो है जितने भी कलाकारों, जितने भी पेंटिंग बनाए होंगे, सब आप देखो, जैसे हमारे हमारे जो है जो मातृभूमि उसको कहते हैं भारत माता, यानी हम अपने जो है भूमि को या जो है स्वतंत्रता को किसको कहते हैं? महिला का रूप देते, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे बाबू कि जो ये व्यक्ति हैं, ये कारवां आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन कौन से लोग हैं? कौन हैं ये लोग? ये सब जो है यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप के हैं, और अमेरिका महाद्वीप के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका महाद्वीप के लोग हैं। और ये क्या चाहते हैं इसके बारे में हम देखेंगे, क्या क्या चाहते हैं। इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं, थोड़ा सा दिखने में सही रहेगा, राइट। अब हम आप यानी ये स्टेचू जो है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्टेचू आप जो है देखेंगे स्वतंत्रता की प्रतिमा है। इनके एक हाथ में क्या है? ज्ञानोदय की मशाल है। दूसरे हाथ में क्या है? ज्ञानोदय की, ज्ञानोदय की मशाल। और दूसरे हाथ में क्या है? व्यक्ति के अधिकार पत्र हैं, अधिकार पत्र हैं, राइट। और जो कलाकार थे, कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप देते थे। ये लोग जो है यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। और साथ में आपको सामने जो दिखाई दे रहे हैं ध्वस्त अवशेष जो दिखाई दे रहे हैं, ये निरंकुश जो राजसत्ता था, जो सामंतीवादी राजसत्ता था, उसके ध्वस्त अवशेष हैं। भैया अब हम इस शासन व्यवस्था में नहीं रहना चाहते हैं, अब हम जो है कैसे स्वतंत्रता चाहते हैं, बंधुता चाहते हैं, समानता चाहते हैं ना। तो जो स्टैचू था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, हमने आपको बताया एक में ज्ञानोदय की मिसाल और दूसरे हाथ में क्या है? मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा पत्र है। जो लोग हैं, ये जो लोग हैं आप देखोगे कि देखो स्टैचू है, स्टैचू के साथ कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग बाहर निकल गए हैं। तो फ्रांस जो है, फ्रांस जो है अभी अभी अपने जो है जो तिरंगा है उसके साथ साथ अभी अभी यहाँ पर पहुँचा है स्वतंत्रता ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साथ, यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा के पास। यानी ये कहानी कब है? 1848 की कहानी है। 1848 कहानी मतलब 1848 में फ्रांस गणतंत्र राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पे उभरा था। यही कहानी हमें लास्ट में देखना है। ये शुरुआत है, शुरुआत क्यों, स्वतंत्रता कैसे मिली, ये सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ने वाले। जर्मनी के लोग जो काला लाल सुनहरा झंडा पीछे देखो थामे हुए हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं,
जुलूस का नेतृत्व कौन कर रहा है? जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं अमेरिका के लोग और स्विट्जरलैंड के लोग कर रहे हैं। यानी 1848 में जो ये कारवां आगे चल रहा है, ये जो है इस जुलूस का नेतृत्व अमेरिका के लोग और स्विट्जरलैंड के लोग कर रहे हैं, जो पहले राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, यानी वो गणतंत्र जो है बन चुके हैं, गणतंत्र राष्ट्र बन गए हैं। अभी अभी फ्रांस जो है कहाँ पर? स्टेचू ऑफ लिबर्टी के सामने खड़ा है और जो है वो भी जो है गणतंत्र राष्ट्र बन रहा है। इसके पीछे जर्मनी है। जर्मन के बाद ऑस्ट्रिया, सिसिलियों के राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग जो है उसके पीछे कारवां में जो है लगे हुए हैं। अब आप देखोगे कि ऊपर कौन कौन से लोग हैं सर? ऊपर कौन कौन से लोग हैं? ऊपर जो है ये अपने जो है ईसा मसीह हैं, यानी देवी देवता जो है ऊपर से देख रहे हैं कि ओ, जब हमने इनको भेजा था पृथ्वी पर, हमें सोच के थोड़ी भेजे थे कि वहां पर जाएंगे असमानता फैलाएंगे, है ना, भाईचारा का ध्वस्त करेंगे। अब जब ये कारवां को देख रहे हैं तो ऊपर ईसा मसीह, गॉड वगैरह सब खुश हैं, कह रहे हैं ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, हम सब एक साथ रहते हैं, ऐसे आप लोग भी रह रहे हो। यानी दुनिया के राष्ट्रों के बीच में भाईचारे के प्रतीक के रूप में आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, यानी फ्रेटर्निटी के रूप में जो है आपको ईसा मसीह, गॉड वगैरह दिखाई देते हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत, फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग एक होते चले जा रहे हैं, राइट। तो फ्रांसीसी क्रांति को थोड़ा सा पढ़ेंगे। आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, फ्रांस में क्रांति कब हुआ था, यहाँ से प्रश्न बनता है, जहाँ से प्रश्न बनेगा उसको हम जरूर बताएंगे। फ्रांस में क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। डेट याद कर लेंगे, कभी कभी डेट पूछ लेता है। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किला को ध्वस्त कर दिया गया था, बास्तिल के किले को ध्वस्त कर दिया गया था। इसलिए इस डेट को अभी भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाया जाता है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रवाद के उदय के कारण, अगर राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा फैली है तो इसके पीछे का कारण क्या था? पहली बात था निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी राजा के पास असीम शक्ति थी, उस असीम शक्ति का कभी कभी राजा दुरुपयोग करता था, इससे जनता बहुत निराश थी, वो जो है निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ थी। दूसरा, उदारवादी विचारों का प्रसार, उदारवाद विचारों फैल रहे थे, स्वतंत्रता के बाद, बंधुता के बाद समानता की बात चल रही थी, इससे लोग प्रेरित हुए और जो है लोगों के बीच में भाईचारा जो है बढ़ने लगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो लोगों को हो रहा था, और इसी के परिवेश में वो एक साथ जो है एक मंच पे आए और राजसत्ता को उखाड़ के फेंक दिए। शिक्षित वर्ग की भूमिका, शिक्षित वर्ग की भूमिका, शिक्षा वही जो लोगों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करे, यानी शिक्षा वही जो लोगों को तर्क करना सिखाए। ठीक है, अब बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा कौन थे? लुई 16वां थे, आपको याद करना है। अब हम लोग चलते हैं कि यह फ्रांसीसी क्रांति तो हो गई, उसके बाद बदलाव क्या क्या आया, बदलाव क्या क्या आया इसकी बात करेंगे कि 1789 के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव क्या क्या आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसको जो है एक एक बात को आप नोट करते हुए चलेंगे। पहला, राजशाही से सत्ता का हस्तांतरण आम नागरिकों के साथ हो गया। इस बात को समझेंगे कि अभी तक राजा का शासन कैसा था? राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब है कि राजा का बेटा, 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 यानी शासन का जो व्यवस्था है वो जो है कैसा था? हेरिडिटी में था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, उसका बेटा फिर शासक बनेगा। लेकिन अभी 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जनता जिसको चाहेगी वो जो है देश की बागडोर को संभालेगा। और दूसरी बात था, फ्रांस के लिए जो 3 रंगों वाला झंडा था, 3 रंगों वाला झंडा, जो फ्रांस का जो है 3 रंगों वाला झंडा अपनाया गया, जो राजशाही जो झंडा था, प्रतीक था, उसके स्थान पर जो है इसको अपनाया गया। अगला देख रहे हो 3 रंगों वाला जो झंडा, राइट। दूसरी बात ये कहा गया कि इस फ्रांस में रह रहे जो लोग हैं उनको क्या कहा गया? ले सिटियन कहा जाएगा, यानी उनको नागरिक कहा जाएगा। और फ्रांस का जो भूभाग होगा, जो क्षेत्र होगा, उसको कहा जाएगा पितृभूमि।
जैसे हमारा जो भारत भूमि है उसको कहते हैं मातृभूमि कहते हैं, है ना। सुबह आप उठते होंगे तो आप हाथ करते हैं, कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, है ना, राइट। तो आप देखोगे अपनी जो है जन्मभूमि को, जो है मातृभूमि को हम क्या कहते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे जो है जो हमारी मातृभूमि है, वैसे ही जो है जो फ्रांस की भूमि है, भौगोलिक क्षेत्र है, उसको कहा गया पितृभूमि कहा गया। क्या कहा गया? पितृभूमि कहा गया। आगे बढ़ेंगे। अब एक संविधान होगा, फ्रांस का एक संविधान होगा, और फ्रांस के संविधान में सबको जो है समान अधिकार दिए गए। एक संविधान होगा और एक संविधान में जो लोग हैं, जो रह रहे लोग हैं, उनको नागरिक कहा जाएगा, नागरिकों का समान अधिकार होगा। ठीक है। अब जो प्रतिनिधि हैं, अभी जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनका जो इलेक्शन चुनाव होगा वो कैसा होगा? सक्रिय नागरिक समूहों द्वारा किया जाएगा। जो सक्रिय नागरिक समूह हैं, जो टैक्स देने वाले लोग हैं, वो जो है प्रतिनिधियों को चुन करके स्टेट जनरल में भेजेंगे। लेकिन स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया कि अब स्टेट जनरल नहीं होगा, उसका नाम हो जाएगा नेशनल असेंबली। क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा नेशनल असेंबली। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। ये सारी बातें जो है राष्ट्रवाद को बेहतर करने के लिए, राष्ट्रवादी भावना को अपने देश में, अपने फ्रांस में फैलाने के लिए जो है एक तरीके वाहक का काम करते हैं। ठीक है। और क्या किया गया? एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया, जिससे जो है सारी क्षेत्रों में क्या होगा कि प्रशासन की व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालन हो पाए। सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। कानून न किसी के लिए ज़्यादा होगा न कम, सब बराबर है। आंतरिक आयात निर्यात का शुल्क समाप्त कर, यानी जो आंतरिक आयात निर्यात हो रहा था उसके जो शुल्क रख थे उसको समाप्त हो जाए। यानी अब जो है जो बिजनेस करने का फॉर्मूला है, आयात निर्यात है, व्यवसाय करने का जो ट्रेंडिंग है, उसमें भारी छूट हो गई। जब छूट होगी, व्यापारियों व्यवसायियों को छूट मिलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है निवेश को बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है औद्योगिक एक्टिविटी करेंगे, जिसके साथ जो है फ्रांस में रेवेन्यू कुछ ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा तो भैया समझ रहे हो, सशक्त मिलेगा। लक्ष्मी पूछते नारायण। भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी आयात निर्यात शुल्कों को समाप्त कर दिया गया। भार और नापने की एक व्यवस्था जो है लागू की गई। ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें फ्रांस को सशक्त बना। अगली बात ये हुआ कि भैया जो फ्रांस भाषा, जो फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया गया और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया। यही प्रश्न आया था कि क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। ठीक है। उसमें था निम्नलिखित में से कथन, कौन सा कथन गलत है? वहां पर लिखा था क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। नहीं, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और जो है केवल राष्ट्र भाषा किसको बनाया गया? फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बनाया गया। यानी पेरिस में बोले जाने वाली जो फ्रेंच भाषा थी, उसको जो है राष्ट्रभाषा यानी साझा राष्ट्रभाषा के रूप में प्रदान किया गया, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया। अब इतने सारे बदलाव थे, इन बदलावों को जो है, इन बदलावों को क्या कर रहे थे? जब फ्रांस की घटनाएं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, तो छात्र और शिक्षित मध्यम वर्गों के अंदर सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। यानी ये विचारधारा, ये बातें लोगों को सबको पसंद आने लगी। वाह, क्या विचारधारा है ना, क्या आइडियोलॉजी। कर काश हमें भी बदलाव करने का मौका मिले तो मज़ा आ जाए। जैसे आप देखते हो कि यार वाह क्या पढ़ता है, काश हमें भी पढ़ने का मौका मिले, लेकिन चाहते तो पता नहीं क्या नहीं हो पाता है आपसे। ठीक है। उनकी गतिविधियां, अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसा। यानी जहाँ जहाँ पर सूचना जो है मिली, जहाँ जहाँ पर इस विचारधारा का प्रसार हुआ, वहाँ के लोग जो है अब इससे जो है क्या हो रहे, इसके प्रति जो है लोग सोच रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि ऐसा बदलाव हमारे यहाँ भी आना चाहिए। और ये बातें, ये जो सोच है लोगों की सोच, यही सोच जो है फ्रेंच सेनाओं को अपने अपने क्षेत्रों में जो है लाने के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं कि अच्छा हमारे यहाँ भी ऐसा सिस्टम लागू होना चाहिए। राइट। ये सारी बातें क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद विचार को विदेशों में ले जाने लगी
और साथ ही साथ आप देखोगे विदेशों में ये बातें जाने लगी, तो विदेश के जो लोग हैं, यानी विदेश का मतलब क्या है, आप फ्रांस में ही नहीं अपितु पूरे पास पड़ोस के जो क्षेत्र है वहाँ के लोग भी जो है इससे प्रेरित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि राजसत्ता को जो है हटाते हैं और जो है यहाँ पर भी गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। तो भैया ये क्लास आपको कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। राइट, तो आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।